अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में। हम देखेंगे कि अबॉर्शन की टाइप्स क्या है, अबॉर्शंस के बाद क्यों करना चाहिए और किन क्या चीज़ें नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रखती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अबॉर्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। पर लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है। अबॉर्शन हमारे पास कहलाता है कि किसी भी तरीके का इंटरप्शन हो जाए, ठीक है, या एक्सपल्जन हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, बिफोर द वायबल। वायबल का मतलब है जो टाइम है उससे पहले ही अगर वो चीज़ आ रही है बाहर और वो भी लाइव में नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अबॉर्शन। अब अबॉर्शन हमारे पास जब कुदरती तौर पे होता है, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नेचुरली तौर पे अबॉर्शन हो जाता है। वो फैक्टर्स क्या होते हैं आगे हम वो भी देखेंगे। एंड दूसरा होता है जो मतलब किया जाता है, और ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करते हैं, सही है, और ये सेफेस्ट प्रोसीजर है। लेकिन क्या कहते हैं, ये अनसेफ प्रोसीजर भी बन सकता है अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए। और मैटरनल डेथ की सबसे बड़ी कॉज भी हमारे पास इस वक्त जो है वो अबॉर्शन ही है। तो जब भी अबॉर्शन का प्रोसीजर हो, सेफ हैंड्स में होना चाहिए। नेक्स्ट, वी विल लुक टुवर्ड द रिस्क फैक्टर्स। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स हो। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स को क्लोज रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो सर्विक्स वाइडन हो रहा है या ओपन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो है मिडल प्रेगनेंसी विदाउट द साइन ऑफ लेबर एंड क्या कहते हैं पेन, तो हमारे पास अब मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि फीटस अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। सेकंड, हमारे पास स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। एज वी ऑल नो दैट स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है बुरी चीज़ है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके हार्मोन्स के साथ वो करेगा और मतलब डिस्टर्ब करेगा, और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हार्मोन्स के अंदर डिस्ट्रप्शन आएगी तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज में बदल सकती है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है इलिक ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। देखिए, इन्फेक्शन जो है वो ऑल्टरनेटिवली ब्लड को डैमेज करेगा, वो फीटस को डैमेज कर सकता है क्योंकि फीटस अभी ग्रोइंग एज में है। एट दैट सिचुएशन वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ सकता, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हमारे पास रेडिएशन, टॉक्सिक एजेंट्स हैं, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़। मैंने ऊपर भी बात की कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्मोन्स का बैलेंस रहना। अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं रह पा रहे तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि अबॉर्शन हो जाए। इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग की इम्प्लांटेशन बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि एग की फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है तो जायगोट को हमारे पास ग्रो होना है यूट्रस के अंदर। अगर वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाए फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो दैट कैन लीड मतलब वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और उसमें हमारे पास फिर अबॉर्शन करना पड़ता है क्योंकि फीटस उस जगह पे ग्रो नहीं कर सकता। मैटरनल एज हमारे पास आ जाती है। मैटरनल एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है अर्ली टीन प्रेगनेंसीज से, इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि टीन्स में हमारे पास अभी मिनिस्ट्रल की लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई होती है। अभी न्यू न्यू उनकी बॉडी इन चीज़ों को देख रही होती है, तो एट दैट सिचुएशन प्रेगनेंसी को हैंडल करना उनकी बॉडी के बस की बात नहीं होती। और इसी तरह लेट उसमें भी हो सकता है, और बीच में भी अगर कोई डिजीज़ है तो उसमें भी हो सकता है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़, आगे हम देखेंगे पिक्चर में कि यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं। सिस्टमेटिक डिजीज़, अगर सिस्टम में ही कोई डिसफंक्शन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे किडनी और हार्ट डिजीज़ का जिक्र किया गया, तो रिमेंबर वन थिंग, किडनी हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किडनी एंड हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। और ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि एक्लैम्शिया कितना डेंजरस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आपके हार्मोन्स और आपकी इन सब चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम है, दैट कैन लीड टू एक्लैम्शिया या प्री एक्लैम्शिया, और वो बहुत डेंजरस चीज़ है। डायबिटीज मलाइटस है। डायबिटीज मलाइटस भी एज वी ऑल नो के बकेट ऑफ डिजीज है। देन वी हैव थायराइड डिजीज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कैन रिड्यूस द ग्रोथ हार्मोन, और वो ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए जो है उससे भी पेशेंट को सफ़र नहीं करना चाहिए। नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ में सबसे पहले आपको नॉर्मल यूट्रस दिखाई गई है कि कैसी है, जैसे हमारे पास नॉर्मल शेप होता है। जो हमारे पास डाइडलिफस है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक तरह का प्रोलैप्स हुआ हुआ है, जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे की तरफ आया हुआ है। देन वी हैव एर्कुरेट। एर्कुरेट में भी हमारे पास जो है प्रोलैप्स है, लेकिन स्मॉल
इंसिजन में है। फिर हमारे पास है इनकम्युनिकेट। इनकम्युनिकेट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ से यूट्रस जो है वो फैलोपियन ट्यूब से अटैच ही नहीं है, एक तरफ से समझ लें कि पूरी तरीके से ब्लॉकेज हुआ हुआ है। देन वी हैव बाइकोरोनेट। बाइकोरोनेट में भी हमारे पास प्रोलैप्स टाइप की सिचुएशन है। एंड द सेप्टेट। सेप्टेट में हमारे पास यूट्रस दो अलग अलग सेप्टेट के अंदर डिवाइड हुई हुई है। तो एज वी ऑल नो कि बेबी को जो ग्रो होने के लिए जगह चाहिए ना, वो यूट्रस है। अगर यूट्रस ही सही नहीं होगी, बेबी को सही जगह ही नहीं मिल रही होगी उस रूम के अंदर, तो वो ग्रो कैसे कर पाएगा। तो इन दैट सिनेरियोज अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। नाउ क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि अबॉर्शन होने वाला है, कि अबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्रैम्प्स आएंगे, लोअर बैक एक होगा जो मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है लाइट या हैवी, एंड फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी किस्म का भी फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। वाटर ब्लॉक हो गया या फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है, दीज ऑल आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन। अब टाइप ऑफ अबॉर्शंस क्या है, आज हम इन सारी टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ मेजर को डिस्कस करेंगे, बट दीज आर द लिस्ट ऑफ अबॉर्शन टाइप्स। तो आप इसे होल्ड करके आगे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अबॉर्शन वर डायग्नोस। लेकिन बिफोर देन दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर कोई सजेशंस है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो साइड पे बेल आइकन है, इसे प्रेस कर दें। इसे प्रेस करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो वो डायरेक्टली आप उससे नोटिफाई हो जाएंगे। तो चले वापस आते हैं अपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पे। सबसे पहले पेल्विक एग्जामिनेशन। किसी भी डिसऑर्डर के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्लिनिकल असेसमेंट। अपनी क्लिनिकल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और क्लिनिकल असेसमेंट के, अगर क्रिटिकल असेसमेंट के आपको स्टेप्स सीखने हैं तो मेरी कुछ टिप्स हैं उससे रिलेटेड, तो ऊपर आइकन में आपको नजर आ रहा है, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड आपको अंदर की पिक्चर देता है जिसमें आपको पता चलेगा कि यूट्रस जो है, अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन हो गया है तो यूट्रस का पूरी तरीके से खाली होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो दैट कैन लीड अ पर्सन इनटू इन्फेक्शन। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है। फिर आपके देखना है कि अगर यूट्रस कम्प्लीटली इम्पटी नहीं हुई है, बेबी के कुछ डिब्रीज या कुछ रह गया है अंदर, तो इन दैट सिचुएशन देयर आर टू प्रोसीजर यू हैव टू परफॉर्म। द फर्स्ट वन इज डीसी एंड अदर वन इज डीई, या जिसे हम डीएनसी या डीएनई भी। डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन एंड क्यूरेटेज में क्या किया जाता है कि मिसकैरेज के बाद जो है अगर कुछ डिब्रीज रह गई हैं तो वजाइना को या सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, और आफ्टर दैट जो भी अंदर डिब्रीज हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डायलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। डायलेशन एंड एक्सट्रैक्शन में हमारे पास ये होगा कि ये जैसे कि पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकायदा जो है क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए बेबी के जितने भी डिब्रीज अंदर रह गए हैं उसे बाहर निकाला जाएगा, और ये एक अलग प्रोसीजर होता है जैसे कि आपको उसमें नजर आ रहा है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देन इफ देयर इज रिपीटेड मिसकैरेज, अगर कंटिन्यूसली आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसको मिसकैरेज हो ही जा रहे हैं, तो देन इट इज़ नेसेसरी कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस पर्सन को जो है वो मिसकैरेजेस के अंदर लेके जा रहा है। फॉर दैट सबसे पहले आपने ब्लड टेस्ट करना है, जेनेटिक टेस्ट, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, और हेट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी। ये सारे लैप्रोस्कोपिक वो प्रोसीजर होते हैं जो एब्डोमेन को ओपन करके किए जाते हैं या फिर एब्डोमेन के अंदर इंसिजन्स करके किए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अबॉर्शंस टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हमारे पास तब होता है 1 of every 5 to complete 10 कंसेप्शन एंड इन स्पॉन्टेनियस। हर क्या कहते हैं 10 में से 1 या 5 जो हमारे पास कंसेप्शन होता है या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका एंड अप होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के ऊपर। कुछ पता नहीं हो जाता, अचानक से अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, और दैट मोस्टली हैपन टू सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, इसमें कॉजेज क्या हो सकती हैं, फीटस एबनॉर्मलिटीज। अगर फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उसकी वजह से ये हो सकता है सिस्टमेटिक डिजीज है। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर सिस्टमेटिक डिजीज है, जैसे मैंने सिर्फ एक्लेम्पशिया की बात की थी रिलेट करके हाइपोटेंशन से, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स, अगर वो आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी आप जो है एंड अप कर सकते हैं अबॉर्शन के ऊपर। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रिमेंबर वन थिंग। और मुझे कमेंट सेक्शन में सब ने बताना है कि क्या कहते हैं अबॉर्शन के लिए, सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनिशियल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीट होने से, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी प्रोजेस्टेरोन नहीं,
ये मैंने एक हिंट दे दिया है, बट आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन होता है, उसका एक और नाम होता है, वो आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। देखते हैं किस किस को आंसर पता है। देन वी हैव एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज हमारे पास आ जाती हैं कि बेबी का, जैसे आपने मॉन्स्टर्स बेबी का कॉन्सेप्ट समझा होगा कि कुछ बेबी का हार्ट जो है बाहर आ जाता है, मतलब कैविटी के अंदर क्लोज नहीं होता, या कुछ और एबनॉर्मलिटीज होती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। ब्लीडिंग क्रैम्पिंग। ब्लीडिंग क्रैम्पिंग मतलब एक तो ब्लीड भी हो रहा है और पेट में मरोड़ भी पड़ रही है या पेट में दर्द भी हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आपने क्या करनी है। आफ्टर अबॉर्शन ऑल टिश्यूज पास वजाइनली एंड सेफ फॉर एग्जामिनेशन। आपने सबसे पहले तो इसी चीज़ को इंश्योर करना है कि जितने भी डिब्रीज वगैरह हैं वो रिमूव हो गए। ठीक है, डिब्रीज का मतलब होता है कि जो हमारे पास जब बेबी अबॉर्ट हो गया तो उसका कोई फ्लश, कोई ब्लड, कोई इस तरह का कुछ पीछे रह ना गया हो यूट्रस के अंदर। ठीक है, फिर आता है इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग ब्लड। हाँ, अगर हैवी ब्लीडिंग हुई है तो पेशेंट कहाँ जा सकता है, पेशेंट हमारे पास जा सकता है क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। तो आपने हाइपोवोलेमिक शॉक के कोड को लेके चलना है, उसको ब्लड इन्फ्यूजन की तरफ लेके जाना है, फ्लूइड अगर आपको फौरन जो है फ्लूइड वगैरह ये चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, फिर आता है एस्टिमेट ऑफ ब्लीडिंग इज डन बाय। ठीक है, आपने एस्टिमेट लगाना है ब्लीडिंग कितनी हुई है। पेरिनियल पैड्स। पेरिनियल पैड्स का मतलब ये है कि ड्यूरिंग अबॉर्शन हो गया उसके बाद जो पैड्स हैं वो आपने देखना है कि वो किस तरीके, कितने पैड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, और वो पैड्स कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है उनके ऊपर, ये आपको बता देगा कि भाई पेशेंट किस तरीके से ब्लीडिंग कितना कर रहा है। ठीक है, वो आपको वो दे सकता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ओवर 24 आवर आपने देखना है, हाइपोक्सी में तो नहीं जा रहा पेशेंट। और अगर अबॉर्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ तो आपने ऑक्सीटोसिन देना है। एज यू ऑल नो कि ऑक्सीटोसिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उसके नतीजे में हमारे पास जो है जो भी डिब्रीज वगैरह होंगी वो खुद से भी बाहर आ सकती हैं ना। स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है उसके अंदर नर्सिस का क्या रोल है। सबसे पहले तो आपने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, बिकॉज इट्स नॉट इजी फॉर द फैमिली। क्यों, एक तरह की खुशी होती है कि न्यू बेबी आ रहा है, एंड आफ्टर दैट सडन उनको पता चलता है कि भाई अबॉर्शन हो गया है, तो वो देखते हैं, अंडरस्टैंड करना है उनकी सिचुएशन को, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट जो है ना, देखें नर्सिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इमोशनल सपोर्ट और होलिस्टिक केयर में। होलिस्टिक केयर का मतलब ये है कि आप माइंड और बॉडी को लेके चलेंगे। आप बॉडी के लिए तो नर्सिंग इंटरवेंशंस कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट का माइंड देखें कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसको आप लेके चलेंगे तो थिंग्स विल बी मच ग्रेटर, मच बेटर। मोर स्पेसिफिक केयर देनी है आपने, वाइटल साइंस को देखना है, इनटेक और आउटपुट को मेजर करना है। रिमेंबर वन थिंग अगेन कि क्रिटिकल पेशेंट्स, ये जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्रिटिकल पेशेंट है, इसका आईओ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेजर द मैटरनल ब्लड लॉस बाय सेविंग एंड वेटिंग द यूज ऑफ पैड। वही बात है कि आपने पैड्स का पैड देने से पहले भी आपने वेट करना है और आफ्टर भी वेट करना है। उससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट का जो ब्लीडिंग हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है। अगर किसी किस्म का भी टिश्यू फाउंड होता है पैड्स में, बिकॉज दिस मे बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, अगर कोई टिश्यू या डिब्रीज वगैरह नजर आ रही है तो वो वही चीज़ होगी जो हमारे पास रह गई थी उसके अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, देन वी हैव इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन होता है कि जो किया जाता है। ठीक है, इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है कि बिफोर द 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले जो है इंड्यूस करवा के, यानी खुद से करवाया जाए, अबॉर्शन हो नहीं रहा लेकिन खुद से किया है। लेकिन ये जो है स्किल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब किसी स्किल बंदे ने किया है। ठीक है, अब इसमें दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से, एक होता है सिलेक्टिव टर्मिनेशन, एक होता है थेरेप्यूटिक अबॉर्शन। सिलेक्टिव का मतलब है कि आप खुद से इस बीबी को मतलब अबॉर्ट करना चाहते हैं। थेरेप्यूटिक का मतलब है कि कोई ऐसी कॉज है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर बेबी को अबॉर्ट करना ज़रूरी है। तो अब थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, दो चीज़ कैटेगरीज हैं। एक आता है मैटरनल प्रॉब्लम्स और एक आती है फीटस की प्रॉब्लम। मैटरनल प्रॉब्लम में हमारे पास है कि कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हैं, रीनल डिसफंक्शन है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल है, न्यूप्लास्टिक है, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है, हिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक सिंड्रोम है। ये सारी डिफरेंट कॉजेज हैं। अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी कॉज जाननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फीटस में हमारे पास जेनेटिक प्रॉब्लम और मेजर मेल फॉर्मेशन आ जाती है। मेल फॉर्मेशन का वही मतलब है कि बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, या मतलब सही तरीके से बेबी डेवलप नहीं हो रहा, तो उस नतीजे में ये होता है। मोस्टली इन इस सिनेरियोज में मॉन्स्टर बेबीज आ जाते हैं।
देन वी हैव सर्जिकल मैनेजमेंट के किस तरीके से सर्जिकली आप जो है इंड्यूस अबॉर्शन करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है डीएनसी। डीएनसी का प्रोसीजर पहले मैंने बताया है, वैक्यूम एस्पायरेशन की जाती है, मेडिकेशन दी जाती है जिसमें हमारे पास मेफिप्रिस्टोन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि इन कंडीशंस के अंदर आप जो है वो इंड्यूस अबॉर्शन नहीं कर सकते। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एड्रीनल फेलियर, एलर्जी टू द मेडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर और अनकंट्रोल सीजर डिसऑर्डर्स के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर जो है वो अच्छा ये जो कंडीशंस हैं ये वैसे थेरेप्यूटिक उसमें आती हैं, लेकिन अक्सर जो है हमारे पास जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो इन कॉन्ट्राइंडिकेशन के अगेंस्ट भी जाके प्रोसीजर को कर सकते हैं, बट फॉर दैट दे शुड हैव अ रीजन कि क्यों वो ये करवा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहले आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, अच्छा इन्फॉर्म करना है पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में और सारे सर्कमटेंसेस के बारे में भी बताना है। पेशेंट की अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करनी है, आपने इंस्ट्रक्ट करना है साइन एंड सिम्टम्स। अब हमारे पास अगर ऐसे कपल आ जाते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ होते हैं तो हम उन्हें बर्थ कंट्रोल के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, अबॉर्शन के बाद। आफ्टर दैट यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोसीजर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और साथ साथ आपने बताना है नर्सिंग केयर को इन अ नॉन जजमेंटल वे डिलीवर करना है, ठीक है, ताकि कोई भी इस तरीके का मैसेज ना आ जाए। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे, वीडियो इन अ नेक्स्ट वीडियो इन अ लेक्चर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।